अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें आप इस करदू के घने जंगलात की तरफ अपने दोस्तों के हमरा गए और आपके दोस्त ही आपकी नज़रों से ओझल हो गए तो आपकी क्या हालत होगी। आज की कहानी मुनीब ने रावलपिंडी से शेयर की है। आइए कहानी को उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हम चार दोस्त, मैं, रिवान, बाकिर और हारिस, हम सभी एडवेंचर पसंद थे। अक्सर हमारी महफिल रिजवान के घर पर जमा करती। उसके घर में एक मुलाजिम था जिसका नाम गुलरेज था। उसकी भी हमें देखकर बाँछें खिल जाती। भाग भाग कर हमारी खातिरदारी करता था, वो बातें बड़ी करता था। अक्सर तो हम उसको छेड़ते थे, गुलरेज तुम बहुत लंबीम भी फेंकते हो, लेकिन वह तो संजीदा हो जाता। हम पुरयकीन होते थे उसकी 10 बातों में से 8 उसकी भड़कियां होती हैं। उसका ताल्लुक स्कर्दू से था। एक दिन ऐसे ही हमारी बैठक जमी थी, घूमने फिरने के प्रोग्राम बन रहे थे। गुलरेज चाय लेकर आया तो उसने भी हमारी बातें सुन ली तो वह बोल पड़ा, भाईजान आप लोग इस बार मेरे गांव की तरफ चले, वो इलाका आपको पसंद भी आएगा और वहां से 2 घंटे के फासले पर आपके मतलब की जगह है जहां आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। वहां आसपास जंगलात भी हैं। रास्ता दुश्वार तो है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन बस वो थोड़ी भूतिया मशहूर है। वहां पर सया लोग जाते हैं। भूतिया के नाम पर हमारे कान खड़े हो गए। बाकिर और हारिस तो उससे भूतों की तफसीलात लेने लग गए। उसके पास ऊटपटांग किस्से थे। बकल, उसके उस जंगल के अलावा उनके गांव का एक मशहूर किस्सा है। एक गवाला अकरम था जो कि एक हादसे में मर गया, लेकिन फिर भी उसको लोगों ने मुंह अंधेरे साइकिल पर जाते देखा। लोग चिल्लाते हुए भागते, अकरम आ गया, अकरम आ गया। उनके गांव में तो यह इतना मशहूर हुआ कि बच्चों को डराने के लिए भी कहने लगे, अकरम आ जाएगा, क्योंकि गांव से बस थोड़ा ही आगे जंगल है। एक दफा कुछ सैया जो रास्ता भटक गए थे, उनको अकरम ने रास्ता दिखाया और मुंह अंधेरे उनको गांव में लाकर छोड़ दिया और गायब हो गया। उन्होंने जो हुलिया बताया वह अकरम का ही था। हम सब उससे यह वाकया सुनकर मजे ले रहे थे। हमें अच्छे से पता था कुछ तो वाकयात होते हैं और कुछ लोग बड़ा चढ़ा देते हैं। बात हंसी जाक में शुरू हुई और फिर हमारा प्रोग्राम डन हो गया। इस सफर के लिए हम बहुत पुरजोश थे। गुलरेज की खुशी तो डबल थी। एक तो वह अपने गांव जा रहा था। इस प्रोग्राम को बनाते हुए हमें अंदाजा ही नहीं था कि यह सफर हमारे लिए एक खौफनाक याद बनने वाला है। सुबह तकरीबन 6 बजे हम पांचों रावलपिंडी से रवाना हुए। रिजवान की गाड़ी 4x4 थी जो कि पहाड़ी रास्तों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हमने सब सामान साथ रखा, टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने पीने का सामान, लाइट, बैटरियां, टॉर्च, जैकेट और फर्स्ट एड किट। रास्ते में हमने मानसेरा, बस शाम और चलास से गुजरना था क्योंकि रास्ता तवील और पहाड़ी था। हमने चलास के करीब एक होटल में रात गुजारी। इतने लंबे सफर के बाद तो बस आराम के अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं थी। सुबह ताज़ा दम उठे। नाश्ते के बाद अगले सफर की तैयारी शुरू हुई। हम वहां से निकले और कराक्रम हाईवे के जरिए स्कर्दू की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ता पेचीदा और पहाड़ी था। कई जगहों पर आहिस्ता भी चलना पड़ा। रास्ते में छोटे छोटे गांव आए जहां के लोग हमें सेफ रास्ते और शॉर्टकट बताते रहे। तकरीबन दोपहर के वक्त इस करदू गुलरेज के गांव पहुंचे। वहां मेहमानदारी भी हुई और इस्तकबाल भी अच्छे से हुआ। हमारा इरादा उसी दिन कैंपिंग पर जाने का था, लेकिन यहां भी हमारा वक्त मशरूफ और खुशगवार गुजरा तो कैंपिंग का प्रोग्राम अगले दिन के लिए टल गया। वहां हमें कुछ लोगों ने खबरदार भी किया और एहतियाती तदाबीर भी बताई। गुलरेज के बताए अकरम के किस्से मिर्च मसाले के साथ यहां भी सुनने को मिले। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद हम सफर पर पूरी तैयारी के साथ निकले। वहां पहुंचकर हमें बारबेक्यू करना था। गुलरेज हमारे लिए गोश्त पर मसाले लगवा कर ले आया था। अब शुरू हुआ हमारा स्कर्दू से शकरवादी का रास्ता। यह रास्ता रफ और संगनाक था। पहाड़ी और पथरीले रास्तों से होते हुए हम शकरवादी के करीब पहुंचे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के रास्ते के बाद हम शकर किले के करीब घने दरख्तों वाले जंगल की तरफ पहुंच गए। जीप हमें कुछ दूर छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उस जगह जीप भी नहीं जा सकती थी। गुलरेज के साथ की वजह से बड़ी आसानी हो गई थी। काफी हद तक सामान उस जवान ने उठा लिया। कुछ फासले पर आकर गुलरेज ने जहां कहा वहां हमने कैंप लगाया। हारिस को यह जगह कुछ सही नहीं लग रही थी, लेकिन गुलरेज का कहना था यह जगह जंगल से थोड़ा हटकर है, हम महफूज होंगे। मैंने उसकी बात पर यही कहा, क्या यहां अकरम नहीं आएगा? तो सब लोग हंस पड़े। वैसे यह अकरम का नाम हमने कई बार गुलरेज को छेड़ने के लिए लिया था। वह हर बार संजीदा हो जाता और कहता, भाई इन बातों का मजाक नहीं किया करें। वो ऐसी शक्ल बनाकर कहता, हमें और हंसी आती। यहां से थोड़े ही फासले पर हमारी जीप थी। कैंप लगाने से लेकर हर काम गुलरेज की वजह से बेहतरीन हो गया। जगह वाकई बहुत शानदार थी। हमने सूरज ढलने से पहले फोटोग्राफी भी की। अंधेरा फैलने वाला था। लाइट्स ऑन कर दी गई और फिर शुरू हुई बारबेक्यू की तैयारी। मैं, बाकिर और गुलरेज काम में लगे थे। हमने पहले ही जगह देख ली थी वॉशरूम के लिए। जिस तरफ हमारी जीप खड़ी थी उस तरफ छप्पर डालकर जगह बनी हुई थी।
शायद यह किसी सया ने बनाई होगी। अंधेरा फैल चुका था, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसने माहौल बड़ा पुरसरार बना दिया था। घोष चीखों पर लग गया था। हारिस को वॉशरूम जाना था। उसने रिजवान को साथ लिया और वह दोनों चले गए। जाते जाते हारिस ने पास पड़ी मेरी हुडी उठा ली और पहन ली। आग की तबीश की वजह से मैंने हुडी उतार कर साइड पर रखी हुई थी। मैंने उसको टोका भी, वह यार अपनी पहन कर जाओ, लेकिन वह मुझे हाथ हिलाता चला गया। अब दोस्तों में इतना तो चलता है। हम बातों में लग गए। काफी टाइम गुजर गया। वह दोनों नहीं लौटे तो हमें तशवीश हुई। मोबाइल थे भी तो टॉर्च के अलावा किसी काम के नहीं, सिग्नल तो थे ही नहीं। गुलरेज ने कहा, चले उनको देख कर आते हैं। बाकिर भी उठ खड़ा हुआ। मैं तो उनको तसल्ली दे रहा था, परेशान ना हो, आ जाएंगे, 10 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन बाकिर को जल्दी हो रही थी। मैंने यही कहा, अच्छा तुम लोग जाओ, ऐसा ना हो पीछे से वो लोग आ जाए तो परेशान हो। तो ये दोनों उसी वक्त चले गए। उस वक्त मेरे दिमाग में यह ख्याल आया ही नहीं कि मैं यहां तन्हा रह जाऊंगा। मैं घोष सीखने में लगा हुआ था। अभी उनको गए हुए 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई। मैं चौंक कर पलटा। पीछे कुछ न था सिवाय अंधेरे और घने जंगल के। थोड़ा खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन फिर मैं उसी तरह घोष सीखने में लगा रहा। अब मुझे बेचैनी हो रही थी। आहट फिर से महसूस हुई। मैंने फौरन दोबारा पलट कर देखा। मुझे वहां कुछ फासले पर कोई दिखा। वो उकड़ू बैठा हुआ था। वो यकीनन इंसान ही था। मैंने जल्दी से पास पड़ा चश्मा उठाकर लगाया और फिर मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, वो हारिस था। मैंने उसे अपनी हुडी से पहचाना, क्योंकि मेरी हुडी का रंग दूर से थोड़ा क्लिक करता था। मैं सब छोड़खाड़ तेजी से यह बोलता आगे बढ़ा, ओए हारिस इधर आ, वहां क्यों बैठा है? मैं 4 कदम आगे बढ़ा, लेकिन वो वैसे ही घुटने पर सर रखे बैठा था, अपनी जगह से हिला भी नहीं। 5वां कदम अभी मैंने उठाया ही था कि मुझे पीछे से बाकिर की आवाज सुनाई दी, मुनीब। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। दोबारा पलटकर हारिस को देखना चाहा तो वह बैठा तो अभी भी उसी पोजीशन में था, लेकिन थोड़ा करीब आ गया था। यह बात चौंकाने वाली थी, जिससे यूं समझ लें मेरी छठी इसने मुझे खबरदार कर दिया। यह कुछ अजीब सा था। न पीछे बाकिर था, न कोई और, न ही हारिस सर उठाकर देख रहा था। मैं अपनी जगह थम गया कि मुझे पीछे से हंसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार मैं पलटा नहीं। मैंने वही किया जो मुझे समझ आया। आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और अपना हिसार किया। नजर मैंने फासले पर बैठे हारिस पर जमा कर रखी हुई थी। मैं एडवेंचर का शौकीन तो था ही और मेरे आसाब मजबूत भी हैं। उसकी वजह यह थी कि हमने अपने घर में बहुत सी चीजें देखी। हमारे अब्बा ने हमें ऐसे ही ट्रेन किया था। वहां के भी बहुत से वाकयात हैं, वह भी जरूर शेयर करूंगा। वही ट्रेनिंग मेरे उस वक्त काम आई। मेरा हिसार खींचना था कि मुझे नहीं पता कैसे मेरी आंखों के सामने हारिस जैसे गायब हो गया। अजीब माहौल था। हवा दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई सीटियों जैसी आवाजें निकाल रही थीं और मैं अकेला खड़ा था। हारिस मेरी आंखों के सामने गायब हो चुका था। मैं न डरा और न ही मैंने हिम्मत हारी। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटकर आयतुल कुर्सी पढ़ता आग के करीब आ गया, क्योंकि बुजुर्गों से सुना था कि आग से कुछ चीजें दूर रहती हैं। अचानक मेरे पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मैं पलटा तो इस बार वाकई बाकिर और गुलरेज थे। वह तेजी से भागते हुए मुझ तक आ गए। वो हमें नहीं मिले, बाकिर ने फूली सांसों के साथ बताया। मैंने उन्हें पानी निकाल कर दिया। गुलरेज ने बताया, जब वह दोनों छप्पर के करीब पहुंचे तो उन्हें फासले पर खड़ा रिजवान पीठ मोड़े दिख गया। न सिर्फ वह खड़ा था, बल्कि साथ खड़े हारिस से हाथापाई कर रहा था। ये दोनों घबराकर तेजी से उनकी तरफ भागे। हमारे पहुंचने से पहले ही रिजवान ने पास पड़ा पत्थर हारिस के सर पर दे मारा। पत्थर हारिस के सर पर लगा, जबकि चोट भागते हुए बाकिर के सर पर लगी। बाकिर को ऐसा लगा किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा है। वह सर पकड़कर बैठ गया तो गुलरेज भी झुककर उसको देखने लगा। उसके सर से हल्का सा खून भी निकल रहा था। कुछ पल को उनकी नजरें और उनका ध्यान जो हटा, जब सामने नजर डाली तो वह दोनों गायब हो चुके थे। इन दोनों ने परेशानी से अतराफ का जायजा लिया। उनको आवाजें भी दी, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। कुछ देर वहां खड़े होकर इंतजार भी किया, लेकिन फिर मायूस होकर वापसी के लिए पलट गए। और जब वो उस जगह से कुछ फासले पर आ गए थे कि ना जाने क्यों गुलरेज ने पीछे पलटकर देख लिया और फिर वो अपनी जगह जम गया। और जब बाकिर ने भी पलटकर देखा तो मंजर न सिर्फ हैरान बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वही मंजर दोबारा से वहां पर था। अब की बार हारिस रिजवान को मार रहा था। यह कैसे हो सकता था? बाकिर तो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन गुलरेज ने उसको रोक दिया। वह समझ गया था यह सिर्फ नजर का धोखा है। बाकिर भाई, अल्लाह का नाम लेकर भागो,
यह कहकर गुलरेज तेजी से भागा और बाकिर भी कुछ समझा या ना समझा वो भी तेजी से उसके पीछे भागा। भागते हुए दोनों यहाँ कैंप तक आ गए। मैं उनको लिए आग के पास आ बैठा। पहले तो फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बाकिर के दवा लगाई। हम बुरी तरह फंस गए थे। रात थी, अंधेरा था और हमारे दोस्त गायब थे। मैंने उन लोगों को अपने साथ हुआ वाकया नहीं बताया। मैं समझ गया था इस जगह खबीज जिन्नात है और वह हमारे जहन से खेल रहे हैं। हम यहाँ ऐसे बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। हो सकता है रिजवान और हारिस भी इसी तरह के किसी फरेब में आकर कहीं फंस गए हों और लौट आए। हमें इंतजार करना था, कैंप छोड़कर जा नहीं सकते थे। हम तीनों खामोश बैठे थे। बाकिर डरा हुआ था, गुलरेज चुप था लेकिन चौकन्ना था, और मैं जेरे लब आयतें पढ़ रहा था। हमारे पास असला भी था। एक राइफल मैंने बाकर को दी और एक अपने पास रखी हुई थी। मैंने उन दोनों से भी कहा कि वह भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। हम इस जगह पर महफूज हैं। वक्त था कि गुजर के नहीं दे रहा था। हमारे सामने कुछ गोश्त पका हुआ, कुछ कच्चा रखा था। आग बराबर जल रही थी, लेकिन हम कुछ भी नहीं पका रहे थे। अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी। चुप तो बैठ नहीं सकते थे। हमने आपस में बातचीत शुरू कर दी। मैंने इन लोगों को अपने साथ हुआ वाकया बताया। बाकिर तो और डर गया। गुलरेज पुरसोच अंदाज में बोला, उसके दादा ने बताया था जंगल के पास अफरेत होते हैं। यह रूप बदल कर धोखा देते हैं। अक्सर लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। अकरम भी ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हुआ था। मैं झल्ला गया। यह तुम हर बार अकरम को क्यों ले आते हो? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। खामोशी छा गई। यह खामोशी भी बुरी लग रही थी। बाकिर से चुप ना रहा गया। वो गुलरेज से पूछने लगा, यह अकरम दिखने में कैसा था? मैंने उसको इस बिला वजह के सवाल पर घरा और गुलरेज ने मुझे जैसे बोल रहा हो। देखें, मैं तो उसका जिक्र नहीं लाया, आप ही लोग लाते हैं। मैंने संजीदगी से गुलरेज को देखकर पूछा, चलो आज बता ही दो। तो उसके जवाब ने मुझे और बाकिर को हैरान कर दिया। वो लापरवाही से बोल रहा था, वह तो पैदा ही नहीं हुआ था। यह तब का वाकया है। बाकिर और मैं एक दूसरे को देखने लगे। इसको क्या कहें। एन उसी वक्त चौकन्ना बैठा गुलरेज एकदम जोर से चीखा, वो आ गए, वो आ गए, उसके इशारे पर। हमने सामने देखा तो वाकई हारिस और रिजवान आ रहे थे, लेकिन मैं परेशान हो गया। मसला यह नहीं था कि वह आ रहे थे, मसला यह था कि क्या वह वाकई हारिस और रिजवान ही थे। मैंने गुलरेज का उस तरफ इशारा करता हाथ पकड़कर नीचे किया। उसको और बाकिर को आंखों ही आंखों में समझाया कि होशियार रहो। अब हम तीनों सांस रोके दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ते उनको अपनी तरफ आता देख रहे थे, और वह दोनों चलते चलते आ रहे थे। हमसे कुछ फासले पर रुककर वह दोनों भी रुक गए। अजीब मंजर था। वह हमें और हम उनको खामोशी से घूर रहे थे। शायद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जांच रही थीं। और फिर इस खामोशी को हारिस और रिजवान ने अचानक चीख मारकर तोड़ा। वो दोनों भागते हुए आकर कैंप में घुस गए। न सिर्फ वह, बल्कि बाकिर गुलरेज भी चीखें मारते कैंप में उनके पीछे भागे। मैं कुछ न समझते हुए भी उनके पीछे वहां कैंप में पहुंच गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही रिजवान ने कैंप का दरवाजा बंद कर दिया। खौफ का शिकार लग रहे थे। उनको यह नहीं पता था। खौफजदा तो हम भी उनसे हुए थे, लेकिन यह हकीकत थी। यह हमारे दोस्त ही थे। कोई अफरेत नहीं। यह भी शुक्र था। हमारे इस कैंप में काफी गुंजाइश थी। यह एक बड़ा कैंप था। बाकिर तो एक कोने में घुस गया था। तुम लोग कहाँ चले गए थे? यह बाकिर और गुलरेज तुमको ढूंढ कर आ गए। मेरे इस जुमले पर हारिस ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम कहीं गए ही नहीं थे। कैंप के अंदर अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? तुम दोनों तो उस छप्पर की तरफ गए थे ना? रिजवान ने फौरन बात काटी। उसकी आवाज में अजीब सा खौफ था। हम यहां से तो निकले थे, लेकिन छप्पर तक पहुंचे ही नहीं। हमें लगा कोई हमारे पीछे आ रहा है। हमने पलट कर देखा तो गुलरेज खड़ा था। हम यही समझे इसको भी रफा हाजत के लिए जाना है, इसलिए हम उससे बगैर कोई सवाल किए आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर गुलरेज ने हमसे आगे निकलकर रास्ता तब्दील कर लिया। हारिस ने आवाज देकर कहा, भी गुलरेज, ये किस रास्ते से जा रहे हो? उसने बस यही कहा, मेरे पीछे छे आओ। हमने अभी भी उससे कोई सवाल नहीं किया। हमें यही लगा कि यह इलाका ही बंदा है, हमसे बेहतर जानता होगा। लेकिन गुलरेज ने हमें ऊंचे नीचे रास्तों पर ले जाकर भटका दिया। कुछ ही देर में हमें एहसास हो गया कि यह हमें अजीब से रास्तों पर ले जा रहा है। मैंने हारिस का हाथ थामकर उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। तुम लोगों को पता है फिर क्या हुआ? हमारे रुकते ही गुलरेज भी रुक गया। उसके इस जुमले पर हम सब गुलरेज को देखने लगे। गुलरेज परेशानी से बोलने लगा, भाई मैं तो आप लोगों के साथ था। यह गुलरेज नहीं, वो जो हमारे साथ था। रिजवान ने फिर से बताना शुरू किया। बगैर पलटे उसको पता चल गया कि हम रुक गए। वो उसी तरह पीछे मुड़े बगैर बोला, चलो भाई क्या हुआ है? जंगल में नहीं जाना।
ये जुमला बोलकर वो हंसा तो हमारी उसके इस जुमले पर ही सिटी गुम हो गई। मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ गई। उसके पैर कुछ अजीब से थे, जबकि गुलरेज तो सुर्ख सफ़ेद रंग का है। मैं समझ गया और हारिस का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बस यह कहा, हारिस भागो। हमने अल्लाह का नाम लेकर दुआएं पढ़ते वहां से दौड़ लगा दी और रास्ता भटक गए। हमारे कानों ने बाकिर और गुलरेज को अपना नाम पुकारते सुना। न छप्पर दिख रहा था, न ही कैंप। दुआएं पढ़ते रहे। हम एक ही जगह पर घूम घूम कर पहुंच रहे थे। हमें तो लगता था कि हम शायद पहुंच ही ना पाएंगे। और अब जब हम कैंप के पास पहुंचे तो शक हो रहा था, कहीं नजर का धोखा तो नहीं। कुछ देर बगौर देखकर यकीन आ गया, हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। हमने तो तुम लोगों को देखा, मगर तुम लोग बस हमें घूर रहे थे। कैंप के अंदर बैठे हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुलरेज ने फौरन कहा, मेरे दादा बताया करते थे यह अफरेद है। ये इंसानों का रूप धार कर अलग करते हैं और फिर शिकार करते हैं। मैंने फौरन सबको खामोश रहने का इशारा किया और कहा, अब एक काम करो, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। सब एक साथ रहेंगे और कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। वो रात हमने जाग कर गुजारी। यह शुक्र था कैंप में कुछ खाने पीने की चीजें थीं, वरना खौफ के साथ साथ भूख अलग सताती। और फिर जब नींद आने लगी तो हमने यह तय किया, बारी बारी सो जाते हैं। मैं और रिजवान जाग रहे थे। हमने उन तीनों को सुला दिया। आधी रात के वक्त हमने कैंप के बाहर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज सुनी, जैसे बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हों। हम एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुमने सुना? रिजवान ने सरगोशी में पूछा। अचानक कैंप के पर्दे पर किसी ने बाहर से हाथ मारा। थप 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 थपथ। अब तो बात साफ हो चुकी थी। वह हमें बाहर निकालना चाहते थे। मैं भी ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। ये लोग भी नींद से जाग गए। हमने मिलकर अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। अचानक बाहर खामोशी हो गई थी। हमने पूरी रात उसी तरह जाग कर गुजारी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कैंप से बाहर निकले। फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ, हल्की रोशनी फैलने लगी। गुलरेज ने आहिस्ता से पर्दा हटाया। बाहर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन हमने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। फौरन सामान समेटा और वहां से निकल गए। गुलरेज के इलाके में आए तो वहीं होटल पर नाश्ता किया। बाकिर ने तो ज्यादा असर ले लिया था। उसको तेज बुखार चढ़ गया। एक दिन गुलरेज के गांव में कयाम किया। गांव के लोग एक बारिश बुजुर्ग को बुला लाए। उनसे दम करवाया तो बाकिर भी रात तक ठीक हो गया। उन बुजुर्ग ने बताया, जंगल में ऐसे वाक्यात आम हैं। हमें समझ आ गया, गुलरेज के बताए अकरम वाले वाक्य में भी कुछ ना कुछ सच जरूर होगा। दुआएं पढ़ते हमने वापसी के सफर का आगाज किया, जो बखैर आफियत हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।